तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो वैदिक काल का दूसरा भाग पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। तो दोस्तों, हमने पहले जो लास्ट पार्ट है, इससे पहले जो पार्ट आया है वो पूर्व वैदिक काल था और ये है उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। तो हमने पढ़ा था पहले पूर्व वैदिक काल, तो उसमें तांबा एक धातु था, तो उसका महत्व उसमें पूर्व वैदिक काल में ज़्यादा था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो एक लोहे की खोज हो जाती है 1000 BC के आसपास। तो लोहे की खोज के साथ साथ ही एक क्रांतिकारी महत्व आता है और आज उस क्रांतिकारी लोहे की खोज को देखेंगे कि कितना बड़ा महत्व लाती है, ये कितना बड़ा परिवर्तन लाती है। तो हम आज जो उत्तर वैदिक काल के चारों पार्ट देखेंगे, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, इन चारों क्षेत्रों में लोहे की खोज से क्या क्या परिवर्तन होते हैं और पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कितनी अंतर निर्मित होता है, तो आज वो देखेंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं इसकी ओर। तो हम जानते हैं कि 1000 BC के आसपास लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। तो लगभग जो ये उत्तर वैदिक काल था ये 1000 BC से 600 BC रहा। लेकिन 600 अगर देखें हम तो उसमें लास्ट में 600 BC में जाके जो वो है हमारा जो मुद्रा है वो प्रचलन होता है, और जो 1000 BC के आसपास ही हमारी लोहे की खोज हो जाती है। तो लोहे की खोज संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है और कृषि पर भी अधिक फर्क पड़ता है। कृषि में 2 तरह की कृषि होती हैं, एक जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह का अर्थात जीवन निर्वाह का मतलब है कि हम कृषि में इतना ही कमाएं जितना हमारे जीवन के लिए भोजन उपयोग हो। और एक होता है अधिशेष कृषि। अधिशेष कृषि का मतलब है कि इतना भाग उगाना कि हमारे भोजन के बाद कुछ भाग बच जाए, और जो भाग बचता है उसी का हम व्यापार करते हैं, और जब व्यापार करते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। अगर देखें तो इसने राजनीतिक जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव डाला, सामाजिक जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव डाला, धार्मिक पर भी और आर्थिक पर भी। तो आर्थिक स्थिति ने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। तो अगर देखते हैं तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम राजनीतिक जीवन पर। तो राजनीतिक जीवन देखते हैं। तो राजनीतिक जीवन में देखते हैं जो लगभग पहले हमने पूर्व वैदिक काल में पढ़ाया था, जो छोटे छोटे परिवार थे वो लगभग कई परिवार मिलकर एक जन बनाते थे। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ जन का आकार और बड़ा हो गया। तो जन का आकार और बड़ा हो गया तो जो जन थे वो जन मिलकर एक जनपद का निर्माण करते हैं। तो इसमें हमें पता चलता है कि हमने वहाँ जन पढ़ा था, यहाँ जनपद की हमें प्राप्ति हो जाती है। अगर देखें तो जन का आकार बड़ा हो गया, और जैसे भरतजन, पुरुजन और दोनों जैसे जन मिलकर, उदाहरण के तौर पर भरतजन और प्लस पुरुजन मिलकर क्या बनाते हैं, एक कुरु जनपद बनाते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो पुरुजन और भरतजन जो मिलकर बनाते हैं वो कुरु जनपद बनाते हैं। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के बाद देखेंगे तो उसमें क्या मिलता है, हमें महाजनपद मिलते हैं, महाजनपद की प्राप्ति होती है। तो वो आकार और बड़ा हो जाता है। अगर देखें तो इसके साथ साथ देखें तो जैसे जन का आकार बड़ा हुआ तो राजा का महत्व भी बढ़ने लगा, और राजा का महत्व बढ़ने लगा तो राजा की शक्तियों में भी वृद्धि हुई। और जो राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई तो जैसे देखें तो जो राजा का पहले पद था वो स्थायी नहीं था, और अब क्या हुआ, स्थायी हो गया, वंशानुगत हो गया। वंशानुगत का मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये स्थायी हो गया। और इसमें देखें राजा के जो अधिकार थे वो बढ़ने लगे, राजा के अधिकार बढ़ने लगे। लेकिन जो सभा और समिति और विदत और गण जैसी संस्थाएं थी उनका जो अधिकार था वो घटने लगा, मतलब कम होने लगा। अगर आज के टाइम में देखें हम, जैसे प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की जो
अगर अधिक शक्ति होगी तो उनसे जो नीचे वाले अधिकारी हैं, समिति हैं, तो उनकी पावर कम होगी। अगर राजा की शक्ति में कमी आती है तो जो उनके नीचे वाले अधिकारी और या संस्था हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती हैं। तो जो राजा से नीचे अधिकारी होते थे जिन्हें रत्निन कहा जाता था, तो उसमें बताई गई है पूर्व वैदिक काल में कि उनकी संख्या 7 थी। लेकिन यहाँ आके देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी हो जाती है? 17, जिनमें महत्वपूर्ण देख सकते हैं पुरोहित, और पुरोहित के बाद देख सकते हैं सेनानी और पुरुब्बी जैसे महत्वपूर्ण होते थे पुरोहित। अगर यहाँ देखें कर व्यवस्था, तो कर व्यवस्था देखें तो कर व्यवस्था का इसमें विस्तार हुआ क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी और आर्थिक व्यवस्था मजबूती की ओर कदम बढ़ने लगा। अगर देखें तो कर व्यवस्था में भी विस्तार हुआ। देखें तो पूर्व वैदिक काल में देखें तो एक बलि प्रथा थी, और बलि का मतलब एक टैक्स था जो स्वेच्छा से दिया जाता था। और यहाँ क्या हुआ, वही बलि टैक्स स्थायी हो गया, क्योंकि अब स्थायी हो गया तो अब नियमित हो गया। और अगला पॉइंट देखें, सेना। तो क्या सेना और न्याय में कोई परिवर्तन हुआ? हाँ, थोड़ा हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी पूर्णतः स्थायी नहीं था। क्योंकि अगर सेना की बात करें तो सेना में थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि जैसे जैसे देखते हैं तो युद्ध की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि युद्ध ज़्यादा होते हैं। और अगर देखें जब युद्ध ज़्यादा होते हैं तो सेना भी बुलानी पड़ती है, और सेना कम पड़ती है तो फिर और ज़्यादा भर्ती करनी पड़ती है। तो इसलिए सेना की वृद्धि तो हुई, लेकिन सेना का वही ढाल था जो पूर्व में था, पूर्व वैदिक काल में था, और उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल एक जैसी सेना थी, लेकिन बस थोड़ी सी सेना की स्थिति ऐसी ही थी। तो सेना की संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई। अगर न्याय की बात करें तो न्याय में देखें तो न्याय में जो पहले था वही अब था, लेकिन थोड़ी सी वृद्धि हुई है इसमें भी, क्योंकि थोड़े बहुत जो न्याय के लिए राजा के पास जा सकते थे, लेकिन उसमें पूर्व वैदिक काल में देखें तो उसमें राजा के पास नहीं, खाली समितियां ही कर देती थी। तो उसमें भी कहीं कहीं स्थानीय क्षेत्रों पर न्याय की तलाश करते थे लोग। तो इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, आपने राजनीतिक जीवन अच्छी तरह से समझा होगा, क्योंकि इसमें जो जन थे वो जन का आकार बड़ा हो गया और वो जनपद कहलाने लगे, और राजा का महत्व बढ़ गया और शक्ति में वृद्धि हुई, और जो राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया। अगर राजा के अधिकार देखें तो बढ़ने लगे, और जब बढ़ने लगे तो जो उनसे नीचे थी समिति, सभा और विधत और गण, और वो उनका अधिकार था वो घटने लगा, कम होने लगा। और जो रत्निन की संख्या थी वो पहले से बढ़ गई, पहले 7 थी अब 17 हो गई। कर व्यवस्था स्थायी हो गई, पहले स्वेच्छा से दिया जाता था लेकिन अब स्थायी हो गई। और सेना और न्याय में थोड़ा सा था वही प्रयोग हुआ, बदलाव थोड़ा सा आया। लेकिन इसके बाद देखें तो जब राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ा तो सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि अगर देखें तो राजनीतिक जीवन अगर अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो फिर सामाजिक जीवन अच्छा होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति पर पूरा जीवन टिका रहता है। तो सामाजिक जीवन में आए तो सामाजिक जीवन में हम पढ़ते हैं पूर्व वैदिक काल में कुल और एक परिवार जो एक छोटी इकाई थी। तो इसमें देखते हैं परिवार बिल्कुल वैसा का ही वैसा था, और जो एक छोटी इकाई थी और कई परिवार मिलकर क्या बनते थे, एक ग्राम बनता था, और जो ग्राम से अधिक बड़ा होता था तो वो विश्व बनता था, और विश्व थोड़ा और बड़ा होता था तो वह जन बनता था, और जन और थोड़ा बड़ा होता था तो जनपद बनता था, और जनपद बड़ा होता था तो महाजनपद बनता था। तो अगर परिवार की बात करें तो परिवार में पितृसत्तात्मक परिवार था, संयुक्त परिवार था, कि जो बहुत बड़ा परिवार था। तो जो प्रमाण मिले हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े परिवार के मिले हैं। तो एकजुट परिवार था, तो संयुक्त परिवार था। अगर जो परिवार से अलग देखें तो सामाजिक जीवन में सबसे बड़ा बदलाव किस चीज़ में आया है, तो वो आया है वर्ण व्यवस्था में। अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो जो वर्ण व्यवस्था थी हम पूर्व वैदिक काल में देखते हैं, तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 वर्णों में बटी हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल में भी देखते हैं तो 4 वर्णों में है। लेकिन जो
पूर्व वैदिक काल में हैं वो कर्म के आधार पर थी, लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वो जन्म के आधार पर हो जाती है। क्योंकि हमने देखा है कि जो पूर्व वैदिक काल में है कि कोई किसी व्यक्ति का बेटा अगर ज़्यादा पढ़ता लिखता है तो वो ब्राह्मण में आता है, कोई ताकतवर होता है तो वो क्षत्रिय में आता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि यहाँ जातिगत मतलब जन्म के आधार पर जो वर्ण थे, जाति थी, वो जन्म के आधार पर स्थायी हो गई। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अगर कोई लड़का हुआ, अगर ब्राह्मण कुल में कोई लड़का हुआ तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, और ये क्षत्रिय में हुआ तो क्षत्रिय रहेगा, तो वो जन्म के आधार पर जाति हो गई। अगर देखें तो वर्ण का जन्म पर आधारित, और जिसमें सबसे जो ब्राह्मण था उसके बाद दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अगर इसमें देखें तो गोत्र गोधन एकत्र होना, तो मतलब एक जगह बहुत सारी गाय इकट्ठी हो जाती थी, तो गोत्र का मतलब है कि एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते। तो इसका प्रचलन किस में ज़्यादा था, तो इसका प्रचलन था ब्राह्मण और क्षत्रिय में। और अगर इसमें एक चीज़ और जुड़ती है तो वो है आश्रम व्यवस्था। अगर आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है तो वो उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। क्योंकि आश्रम व्यवस्था में देखें तो पहले आता है ब्रह्मचर्य की जो उम्र बताई गई है वो 25 साल बताई गई है। क्योंकि 0 से 25 साल, क्योंकि जो बालक है, लगभग जो व्यक्ति है वो 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि वो 0 से 25 साल इस ब्रह्मचर्य के आश्रम में वो पढ़ेगा लिखेगा, तो ये करेगा, ठीक है। अगर दूसरे पर देखते हैं तो गृहस्थ आश्रम में क्या बताया गया, तो 25 से 50, तो ये 25-25 के काल बांटे गए हैं। तो दोस्तों इन्हें आसान करना बहुत ही याद है, बस इनका जो कालक्रम है तो इन्हें याद कर लें बस, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसमें क्या है, गृहस्थ में ये है कि जो व्यक्ति है वो परिवार में मिलकर रहेगा और परिवार को आगे बढ़ाएगा, तो इसमें ये चीज़ बताई गई है। और अगर देखें वानप्रस्थ में, तो वानप्रस्थ में जो व्यक्ति है वो लगभग घर से बाहर जाएगा, और जो ये ब्रह्मचर्य वाली शिक्षा लेते हैं तो ये वानप्रस्थ वाली शिक्षा इन्हें देंगे। और अगर देखें लास्ट में आता है संन्यास, जो सबसे बाद में जोड़ा गया है संन्यास। क्योंकि जो 25 से 100 वर्ष है, 25 से 100 वर्ष के बीच में संन्यास, मतलब जो व्यक्ति है वो संन्यास के लिए भटकेगा, मतलब बाहर एकांत में जाकर एक मंत्र हो जाएगा और वहाँ ध्यान लगाएगा कि हे प्रभु मेरी मृत्यु तथागत करें। और अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित रहा है या श्रेष्ठ रहा है वो है गृहस्थ आश्रम। अगर गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं तो गृहस्थ आश्रम में बताया गया है कि धार्मिक कार्य करना और पिता का कर्ज और प्रभु का कर्ज, तो वो सब माफ़ हो जाते हैं इसमें। क्योंकि अगर धार्मिक कार्य करोगे तो इस वर्ग के कर्ज मुक्त हो जाएंगे, और अगर परिवार को आगे बढ़ाओगे तो पिता के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। अगर बात करें स्त्री की स्थिति की, तो इसमें गिरावट आई। अगर हम देखते हैं पूर्व वैदिक काल में तो स्त्री की जो स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत थी। अगर उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में इसमें गिरावट आई, काफ़ी गिरावट आई। तो देखते हैं स्त्री की स्थिति, जैसे हम देखते हैं वहाँ स्त्री की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो वहाँ जैसे सभा में, समिति में भाग लेने के लिए अपने पति के साथ वो जाती थी। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में आकर वो सब समाप्त हो जाता है। और वहाँ देखते हैं हम कि जो दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी रोक थी, लेकिन यहाँ दहेज प्रथा भी शुरुआत हो जाती है और पर्दा प्रथा की शुरुआत हो जाती है। तो स्त्री की स्थिति में काफ़ी गिरावट आती है। और जो नियोग प्रथा है वो भी प्रचलन रहता है। और इसमें देखें तो ये विदुषी महिला थी गार्गी, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो दोस्तों पिछली वीडियो में एक चेंज कर लेना, जिसमें हमने ये बता दिया था कि
गार्गी और मैत्रेयी और कात्यायनी यही छाप दिया था, तो इसकी जगह कर लेना अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा। तो इन तीनों की जगह पिछले वीडियो में पूर्व वैदिक काल में कौन थी, तो वो थी अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा। और इसमें आते हैं तो इसमें कौन है, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी। अगर इसमें देखें तो दासों की संख्या कैसी थी, दासों की स्थिति कैसी थी, तो दासों की स्थिति ऐसी थी जैसी पूर्व वैदिक काल में थी, तो उत्तर वैदिक काल में भी ऐसी थी। अगर भोजन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में भोजन देखें तो उत्तर वैदिक काल में भोजन देखते हैं तो इसमें शाकाहारी भी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन जो लोग थे वो खाते थे। और मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन भी पूर्व वैदिक काल की तरह थे, उसमें भी नृत्य करना, पासा खेलना, और इसमें क्या था, इसमें भी नृत्य करना और पासा खेलना और जुआ और शराब दारू पीना, तो ये था। और इसमें क्या था, विवाह। तो हम देखते हैं विवाह, तो विवाह मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। प्रथम 4 प्रकार के अच्छे और अंतिम 4 प्रकार के थोड़े नीची क्वालिटी के हैं। तो अगर हम देखते हैं तो 2 प्रकार के विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता है कि अनुलोम में उच्च वर्ग का तो लड़का होगा और निम्न वर्ग की लड़की होगी, तो वो विवाह होता है। अगर प्रतिलोम में देखते हैं तो प्रतिलोम में क्या होता है कि लड़की उच्च वर्ग की होगी और लड़का निम्न वर्ग का होगा। तो ये दो देखते हैं हम, 2 प्रकार के विवाह, ये काफ़ी अच्छे थे। और अब बात करते हैं हम, तो अगर सामाजिक जीवन में आपको समझ में आया हो दोस्तों, क्योंकि वर्ण व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ा है। और अगर देखें तो इसमें 4 प्रकार के आश्रम भी हैं, और स्त्री की जो स्थिति है वो काफ़ी कम हो गई। अगर तो जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो स्त्री की स्थिति पर पड़ा, क्योंकि वो गिरने लग गई दिन। और तो दोस्तों आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन प्रमुख व्यवसाय कृषि, क्योंकि अगर देखें तो लोहे की खोज हो गई थी, तो कृषि जो हमारा पहला जो व्यवसाय था वो कृषि हो गया था। क्योंकि अगर पूर्व वैदिक काल में देखते हैं तो वहाँ जो हमारा प्रमुख व्यवसाय था वो जो पशुपालन था और दूसरा व्यवसाय कृषि था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के साथ साथ कृषि पहला व्यापार हो जाता है और पशुपालन द्वितीय व्यापार हो जाता है। क्योंकि अगर कृषि में बात करें तो फसल काटने के लिए लोहे के औजार और जोतने के लिए खेतों को लोहे के औजार और अन्य भी चीज़ बन जाती हैं, क्योंकि कृषि महत्वपूर्ण अंग बन जाता है फिर, तो जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। अगर देखें तो इसमें एक काटक संहिता है, काटक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है। और उद्योग एवं व्यापार की बात करें तो जो पहले उद्योग थे बढ़ईगिरी और रथ बनाना, तो वो भी काफ़ी व्यापार इसी में चल रहे थे, क्योंकि लोहे की खोज के साथ साथ इसी में वो ही व्यापार थे। लेकिन थोड़ा सा पूर्ण उद्धार हुआ इसमें भी। अगर व्यापार में देखें तो व्यापार में विदेशी व्यापार का प्रमाण मिला है, क्योंकि अगर उसमें देखें व्यापार तो एक आंतरिक व्यापार होते थे, एक किले से दूसरे किले व्यापार होते थे। लेकिन अगर इसमें देखें तो थोड़ा व्यापार विदेशों में भी प्रमाण मिलते हैं इसके, क्योंकि थोड़ा व्यापार विदेशों में भी होता था। तो अगर देखें तो जो व्यापार होता था वो भी वस्तु के आधार पर होता था कि एक वस्तु देनी है, एक वापस भी वस्तु ही मिलनी है, क्योंकि इस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होने लग गई थी, क्योंकि यहाँ से कदम आर्थिक स्थिति का मजबूती की ओर बढ़ने लग गया था। और बात करें धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन अगर पहले देखते हैं तो हम काफ़ी देवी देवताओं को पहले, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कर्मकांडों और यज्ञों का वर्णन मिलता है, जो इसमें काफ़ी महत्व बढ़ गया। आडंबर और ये सब चीज़ों का जो महत्व था वो बढ़ गया, और जो महत्व बढ़ा तो उसमें हम देखते हैं कि जब यज्ञ होते थे तो क्षत्रिय और ब्राह्मण अपनी अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए आपस में लड़ते थे, और उनमें काफ़ी संघर्ष होता था। तो वो सोचते थे कि हम ब्राह्मण सोचते हम श्रेष्ठ रहें और क्षत्रिय सोचते थे कि हम श्रेष्ठ रहें। तो उसमें काफ़ी यज्ञों में ब्राह्मण और क्षत्रियों का संघर्ष का दौर रहा है ये।
अगर देवताओं में बात करें तो पूर्व वैदिक काल में हम देखते हैं तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और वो प्रथम देवता थे जिन्हें मानते थे। लेकिन यहाँ आके देखते हैं उत्तर वैदिक काल में तो यहाँ प्रजापति जो सर्जन के देवता हैं उनको पहला स्थान मिलता है। और अन्य देवताओं की बात करें तो अन्य देवताओं में विष्णु पोषण एवं रक्षक के देवता, और इसके बाद अगर देखें रुद्र पशुओं के देवता। अगर पूर्व वैदिक काल में देखते हैं तो पूषण है वो पशुओं के देवता के रूप में माने जाते हैं। और इसके बाद बात करें तो वरुण एक जल देवता के रूप में, और पूषण की बात करें तो शूद्रों के देवता, क्योंकि अगर पूर्व वैदिक काल में देखते हैं तो ये पशुओं के देवता होते हैं। तो लोहे के आने के साथ साथ हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई थी, राजा के पास इतना धन आने लग गया था कि थोड़ा राजा भी सोचने लगा कि ये धन का निर्वाह कैसे हो, और तो उसने फिर यज्ञ करवाने शुरू करे। तो अगर यज्ञों में देखें तो यज्ञ भी 2-3 प्रकार के होते थे, अन्य प्रकार के यज्ञ होते थे। जैसे देखें तो राजसूय यज्ञ, और ये प्रतिष्ठा हेतु, क्योंकि राजा अपने पद के लिए ये यज्ञ करवाते थे, अपनी प्रतिष्ठा हेतु यज्ञ करवाते थे। अगर वाजपेयी यज्ञ देखें तो ये शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था, जो सेना थी वो शक्ति प्रदर्शन करती थी, और जो वाजपेयी यज्ञ है वो शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। अगर अश्वमेध यज्ञ देखें तो इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था और राज्य विस्तार के लिए ये यज्ञ करवाया जाता था। तो मैंने उन्हीं पॉइंटों को ज़्यादातर रखा है यहाँ जो क्वेश्चन की दृष्टि से पूछे जाते हैं, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किस लिए, ये प्रतिष्ठा हेतु, और ये शक्ति हेतु, और ये राज्य विस्तार हेतु। अगर देखें तो जो यज्ञों में कर्मकांडों की और बलि की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी कि हमने सुना है कि लगभग 24,000 बैलों की जो बलि थी वो एक साथ दी गई थी। तो इसे देखते हुए एक वर्ग अलग होता है और एक वर्ग अलग होता है, तो वो इन यज्ञों की बुराई करता है, तो मतलब वो एक आगे चलकर एक वर्ग अलग हो जाता है। अगर हम देखें तो अगर आगे पढ़ेंगे उपनिषदों में भी इनकी निंदा की गई है यज्ञों की, तो हम आगे पढ़ेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में क्या है और जैन धर्म में क्या है, तो वो ये जो यज्ञ होते थे इनको ही एक अलग भांति से देखते हुए इनको ही आगे बढ़ावा देने के लिए, मतलब इनकी निंदा करने के लिए उन्होंने अपना जो मत था वो चालू किया है। तो अगर हम इनको समझते हैं तो हमें लगता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी हमें काफ़ी अच्छी तरह समझ में आएंगे। अगर दोस्तों अगर आपने ये देख लिए हैं तो जो धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन, तो आपको काफ़ी अच्छी तरीक़े से समझ में आएंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है पूर्व वैदिक काल का और जो टोटल वीडियो है वैदिक काल का, अगर वो दोनों आपने नहीं देखे हैं तो हम उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और इस वीडियो को कम से कम दोस्तों 2 बार देखें, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगी तो दूसरी बार में अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसका लिंक, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू दोस्तों।